हेलो दोस्तों, मैं हनुमान गुप्ता तथास्तु गुरुकुल क्लासेज में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखेंगे क्लास 9th के चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.2 का सारा क्वेश्चन। और पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि नीचे दिए कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर दीजिए। तो देखते हैं पहला क्या है। बोला गया एक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। एक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो पहले देख लेंगे अपरिमेय संख्या क्या होता है और वास्तविक संख्या क्या होता है। अपरिमेय संख्या लिख लेते हैं। अपरिमेय संख्या वो होती है जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। और वास्तविक संख्या क्या होती है, उदाहरण इसका लिख लेते हैं। अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल लिख देते हैं, एक दो एग्जाम्पल में हो जाएगा, जैसे √2, √3, ऐसे और अन्य आदि ऐसे संख्याएं जो अपरिमेय संख्या होती हैं और परिमेय संख्या है। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों का योग होता है, दोनों मिला के होता है। वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, दोनों का सम्मिलित रूप होता है। दोनों को मिला लिया जाए तो क्या हो जाता है, वास्तविक संख्या। तो परिमेय में अगर देखेंगे 1/2, 2/3 और ऐसे हो सकते हैं। और अपरिमेय में ऊपर भी देखे हैं √2, √3, और भी ऐसे √5, जिसका रूट से बाहर ना निकले। अगर कोई ऐसा सोचे कि नहीं √16 भी, तो √16 नहीं होगा, क्योंकि √16 रूट से बाहर निकल जाएगा और 4 हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। जिसका रूट से बाहर ना निकले वही होगा अपरिमेय संख्या। और वास्तविक संख्या क्या होगा, परिमेय और अपरिमेय को मिला के वास्तविक संख्या हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे क्या जितनी अपरिमेय संख्या है वास्तविक संख्या में है। तो देख रहे हैं अपरिमेय संख्या है, √2 अपरिमेय संख्या है, वास्तविक संख्या में है। और √3 अपरिमेय संख्या है, वास्तविक संख्या में है। यानी जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं वो वास्तविक संख्या में हैं। तो यह कथन क्या है, सत्य है। तो लिख लेंगे यह कथन सत्य। अब कारण लिख लेंगे। इसको तो मैं समझाने के लिए कर दिया, अब कारण लिख दे रहा हूँ। ये समझने के लिए था, कारण लिख देते हैं कि कारण क्या है। कारण है सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं में होती हैं, वास्तविक संख्याओं में होती हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m का रूप होता है। तो पहले हम इसके लिए संख्या रेखा बना लेते हैं। 0 के दाएं तरफ प्लस में होता है +1, +2, +3, +4, और 0 के बाएं तरफ होता है -1, -2, -3, -4, ऐसे जाता जाएगा और आगे भी इधर बढ़ेगा। तो इसमें बोला गया संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m का रूप होता है। तो हम लोग देखेंगे धनात्मक संख्याओं में 4 का रूट निकल जाएगा, धनात्मक संख्याओं का रूट निकल जाता है, लेकिन ऋणात्मक संख्याओं का रूट निकलता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये कथन असत्य है, क्योंकि इसमें कहा गया है संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m का रूप होता है। और यहाँ पे तो माइनस में जितनी भी संख्याएं हैं, पहले माइनस को ही ले रहे हैं, माइनस में जितनी भी संख्या हैं कोई भी √m का रूप होता ही नहीं है। यानी ये कथन क्या होगा, असत्य होगा। कारण लिख देते हैं।
संख्या रेखा पर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं होती हैं, धनात्मक व ऋणात्मक। और प्रत्येक बिंदु रूट m का रूप हो, और ठीक है, और प्रत्येक बिंदु रूट m का रूप हो संभव नहीं है, प्रत्येक बिंदु रूट m का रूप हो संभव नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं कि ऋणात्मक संख्याओं का रूट नहीं निकलता है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पहले का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये बोला गया प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या को समझ लेते हैं, चलिए फिर अपरिमेय संख्या को समझ लेंगे। वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का रूप मिला के होता है, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, यानी परिमेय और अपरिमेय। परिमेय में देखेंगे जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं 1/2 और 2/3, ऐसे 22/7, ये सब क्या है, परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या वो होता है जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो यानी ये हो जाएगा रूट में जो संख्या है √2, √3, और ऐसा भी जिसका हम लोग दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति हो, जैसे 1.2, 02, 002, 0002, और ऐसे पाई भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। और इसमें देखें अपरिमेय संख्या नीचे दिया है परिमेय संख्या, तो अभी अभी देखें अपरिमेय संख्या में क्या क्या आएगा। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या है, √2, √3, पाई और 1.202, 002, 0002, ऐसे ऐसे डैश डैश करके बढ़ता जाएगा। तो हम लोग देखेंगे क्या सभी वास्तविक संख्याएं, जो वास्तविक संख्या है वो अपरिमेय संख्या में आता है। तो देख रहे हैं वास्तविक संख्या में सिर्फ क्या आ रहा है, अपरिमेय संख्या आ रहा है, परिमेय संख्या आ ही नहीं रहा है। तो क्वेश्चन में लेकिन बोला गया है कि वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, मतलब ये कह रहा है कि जितनी वास्तविक संख्याएं हैं सब अपरिमेय संख्या होती हैं, जबकि हमें इससे दिख रहा है कि नहीं, जितनी वास्तविक संख्याएं हैं सिर्फ अपरिमेय नहीं परिमेय भी होती हैं। तो इसका मतलब ये कथन क्या है, असत्य है। तो हम लोग लिख देंगे क्या है, ये कथन असत्य है। और कारण लिख देंगे, कारण लिख देते हैं क्या होगा कि वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आती हैं। कारण है वास्तविक संख्या में परिमेय व अपरिमेय दोनों संख्याएं आती हैं। चलिए ये आंसर हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो जो पहले क्वेश्चन है इसमें पहला जो पूछा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है, तो उसका जवाब है नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है। नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है। तो कैसे, अगर देख लेते हैं √4 निकाल दिए, √4 का हम लोग निकालेंगे
अपरिमेय क्यों नहीं है इसको पहले बता दे रहा हूँ। जैसे √4 का हम लोग मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट के अंदर √2 इंटू √2, तो बाहर निकलेगा तो 2 हो गया। तो जब ये 2 है तो 2 क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है। और भी ऐसे √9 ले लिए, इसको हम लोग निकालेंगे रूट के बाहर, तो 3 इंटू 3, तो जो रूट के अंदर 2 बार होता है उसको एक बार बाहर लिख देते हैं, तो 3 भी एक परिमेय संख्या है। यानी ये बोला है कि रूट के अंदर जो भी मान होता है सभी संख्या क्या होती है, अपरिमेय, लेकिन परिमेय भी होता है, यानी ये कथन असत्य है, नहीं लिख सकते हैं। और अगला है, अगला यदि नहीं तो एक ऐसा संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो उदाहरण वही अभी 4 लिए थे, 4 को ले लेते हैं, ये एक ही बोला है, हम 2 3 लेते थे। जैसे √4 का निकालना है तो √2 इंटू √2, तो कितना आएगा 2, और मैंने √9 ले लिया, √9 को निकालेंगे तो क्या होगा, रूट में 3 इंटू 3, तो कितना आएगा 3। और भी ऐसे कई संख्या ले सकते हैं, जैसे 2 भी एक परिमेय संख्या है, 3 भी एक परिमेय संख्या है। तो हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला गया दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। तो संख्या रेखा क्या होता है, जिसपे 0 होता है और दाएं तरफ में प्लस में संख्याएं और बाएं तरफ में माइनस में संख्याएं। यहाँ पे प्लस नहीं लगाए हैं, इसका मतलब जहाँ पे प्लस कुछ नहीं लिखा है वहाँ प्लस होता है। दाएं तरफ संख्या रेखा पे प्लस होता है और बाएं तरफ संख्या रेखा पे माइनस होता है। और यहाँ पे तो हमारा संख्या 1 2 3 4 ये सब दर्शाया गया है, लेकिन हमें दर्शाना है √5। तो √5 को दर्शाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले एक संख्या रेखा बनाएंगे और उस पे 0 से लेकर के 2 पे ए और बी मान लेंगे, यहाँ ए और यहाँ पे बी, और बी पे 90 डिग्री का कोण बनाना है। बी पे 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए लंगड़ा प्रकार से या तो बना सकते हैं, कापी में आप लोग लंगड़ा प्रकार से जो बनता है, ये यहाँ से ऐसे करके काटते हैं, फिर चाप लगा के काटते हैं। चाप से करेंगे नहीं इसमें, लेकिन चाँदा से लगा लेते हैं यहाँ पे, और इस वाले में चाँदा से ही बनाएंगे, ठीक रहेगा। चाँदा से ऐसे 90 डिग्री का कोण बना लेंगे कापी में, चाँदा से 90 डिग्री कोण बना के 1 सेंटीमीटर का लाइन खींचते हैं इसमें, 1 सेंटीमीटर का। यहाँ पे तो मेरा पटरी से ज़्यादा हो जा रहा है, लेकिन आप लोग क्या करिएगा 1 सेंटीमीटर का ही खींचिएगा, क्योंकि ये तो बोर्ड है। और उसके बाद में हम लोग इस बिंदु से ए से लेकर के यहाँ पे एक बिंदु मान लेंगे सी, और इस सी को सी तक की दूरी ले चाप लेंगे हम लोग, सी तक की दूरी के लिए चाप लेंगे लंगड़ा प्रकार से, वहाँ तक की दूरी को ऐसे चाप लेंगे, नाप लेंगे कहाँ तक है, और वही दूरी ला के संख्या रेखा पर मिला देते हैं। तो देखिए यहाँ हम लोग मार्कर से करेंगे, इस बिंदु पे रखेंगे और उतनी दूरी ऐसे नाप लेंगे, पहले मिला देते हैं, अच्छा, फिर उसके बाद चापते हैं, मिला लेंगे तो ज़्यादा सूटेबल होगा। पूरा मिला लिए, उसके बाद उतना ही दूरी हम लोग नाप लेंगे कि कितना दूरी है, और यही हमारा √5 है, ये इतना दूरी क्या है, √5 है। यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी 2 हो गई, और ये दूरी क्या हो गई, 1 हो गई। इन दोनों को जब निकालते हैं तो √5 हो जाएगा। अभी इसको पाइथागोरस प्रमेय से आया है, कैसे आया अभी दिखा देंगे √5 कैसे है। तो इसको इस बिंदु पे रखेंगे और इस बिंदु से रख के सेम टू सेम क्या करेंगे, नाप करके ज़रा सा भी इधर उधर ना करके यही दूरी ले जाके यहाँ मिला देंगे। 1 मिनट, यहाँ पे मिल गया है, यहाँ मतलब कि ये हमारा हो जाएगा डी, इस बिंदु को डी मान लेते हैं। तो ए से डी तक की दूरी को ही क्या बोलेंगे, ए से डी तक की दूरी को ही बोलेंगे √5, और ये हमारा संख्या हो जाएगा, संख्या पे निरूपित हो जाएगा √5। अब ये √5 आया कैसे है, तो पाइथागोरस प्रमेय से। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। निरूपित कैसे करते हैं, निरूपित हो गया। अब हम निकालते हैं कि ये पाइथागोरस प्रमेय से आया है, तो कैसे आया वो देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लिख देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो ये लोग आप तो उतार लिए होंगे, और इसको मिटा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में बताते हैं, एक त्रिभुज लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय जब त्रिभुज समकोण त्रिभुज पे फॉलो करता है ना, जिसमें 90 डिग्री बनता है, यानी ये 90 डिग्री रहेगा, वहाँ पे हम लोग 90 डिग्री बनाए ही थे, 90 डिग्री। तो ये क्या होता है, लंब, और ये होता है आधार, और ये होता है कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर
आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये हम लोग कहें, अगर यहाँ पे हम लोग देखें, यहाँ पे हम लोग आया था, नीचे वाला क्या था, 2 संख्या, नीचे वाला 2 था और ये 1 था, तो यही हमारा √5 आया था। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ए से लेकर के बी तक की दूरी कितना था, 2 था, और ये बी से लेकर के सी तक की दूरी 1 था, और हमारा ये संख्या पूरा आ गया था, ए सी की दूरी कितना आया, √5। तो वो कैसे आया था उसी को दिखाते हैं। फिर इसी को हम लोग यहाँ मिला दिए थे, यानी यहाँ एक बिंदु आया और ए से डी के बीच की दूरी √5 संख्या रेखा पे दिखा दी गई थी। तो कर्ण मेरा कितना है, √5, और आधार कितना है, लेकिन कर्ण को निकाल लेते हैं। अभी मान लेते हैं हमें नहीं पता है √5 आएगा कि नहीं आएगा, इसको देख के तो भाई कर लेते हैं, लेकिन एक बार कर्ण को नहीं निकालना है, ऐसे डायरेक्ट ही कर्ण लिखते हैं। और आधार कितना है, 2, और लंब कितना है, 1, दोनों का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, और यहाँ हमारा कर्ण का स्क्वायर रहेगा। अभी 4 1 कितना हो जाएगा, 5, और यहाँ पे अभी भी कर्ण का स्क्वायर, और ये स्क्वायर अगर हटता है तो इधर क्या लग जाता है, रूट, या फिर इसी को कहते हैं दोनों तरफ का वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल करने पर। जब वर्गमूल करेंगे तो ये तो रूट हट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ कर्ण हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा √5। तो हमारा कर्ण कितना आ गया, √5। तो यही √5 आया था। आशा है कि सबको आ गया होगा। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम में आता नहीं है, वो प्रैक्टिस के लिए है। अगर किसी को जानना होगा कि नहीं हमको सीखना है फिर भी, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें कि हमें क्वेश्चन नंबर 4 भी सीखना है, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा, वो भी आप लोग सीख लीजिएगा। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।